कभी सोचा है आपने कि किसी भी इंसान का जेंडर, उनका रिलीजन या उनकी कास्ट, उनकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, उनकी आवाज और यहाँ तक कि उनके वोट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं पावरफुल सोशल डिफरेंसेस को आराम से अनपैक करेंगे और समझेंगे कि ये इंडियन डेमोक्रेसी और उसकी पॉलिटिक्स की बुनियाद को आखिर शेप करते कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो सुनने में तो बहुत आम लगती है पर है बहुत गहरी। मैं काम नहीं करती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। ये लाइन हमने और आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, पर जरा सोचिए, क्या इसमें पूरी सच्चाई है? इस एक सिंपल सी लाइन में ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू छिपा हुआ है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस विजुअल में जो आप वुमन को देख रहे हैं वो उन लाखों करोड़ों महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं जो घर में सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप काम करती हैं। अक्सर इस मेहनत को वर्क यानी काम माना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये अनपेड है, इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि इसकी कोई वैल्यू नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इस अनसीन वर्क का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका पॉलिटिक्स से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और इसी पॉइंट से हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इसकी शुरुआत होती है काम के बंटवारे से। एक ऐसा बंटवारा जिसे हम पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का डिवीजन कहते हैं। यहाँ एक की कॉन्सेप्ट आता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ बचपन से ही ये मान लिया जाता है कि घर के सारे काम जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल, ये सब तो बस विमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मर्दों का काम वो घर के बाहर है। पर एक मिनट, क्या ये डिवीजन बायोलॉजिकल है? क्या नेचर ने ऐसा बनाया है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड है। ये कंपैरिजन इस पूरे इशू को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, घर के अंदर का काम ऑफन अनपेड और अंडरवैल्यूड, और घर के बाहर का काम ऑलमोस्ट ऑलवेज पेड एंड वैल्यूड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैन ये काम कर नहीं सकते। सोच के देखिए, जब उन्हें प्रोफेशनल शेफ्स या टेलर्स के तौर पर पे किया जाता है तो वो यही काम विलिंगली करते हैं, राइट? यही बात प्रूव करती है कि ये डिवीजन कैपेबिलिटी का नहीं बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट का है। और इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का सीधा नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी सोसाइटी जो मेल डोमिनेटेड हो, यानी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये पेट्रियार्की क्या चीज़ है? लिटरली इसका मतलब होता है रूल बाय फादर। ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जो मेन को विमेन से ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा पावर देता है, और ये पावर उन्हें विमेन को कंट्रोल करने के लिए मिलती है। इस पेट्रियार्की का असर हम डेटा में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इंडिया में मेन का लिटरेसी रेट है 76%, जबकि वुमेन का सिर्फ 54%। देख रहे हैं आप? ये इतना बड़ा गैप हमें दिखाता है कि एजुकेशन जैसे बेसिक राइट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ आज भी बहुत से पेरेंट्स लड़कों की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना प्रेफर करते हैं। और ये असर सिर्फ एजुकेशन तक ही नहीं रुकता। सोच के देखिए, हमारे पास इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, पर उसके बावजूद औरतों को सेम काम के लिए कम पैसे मिलते हैं। हाईली पेड जॉब्स में उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है। बेटे की चाहत, जिसे हम सन प्रेफरेंस कहते हैं, उसकी वजह से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है। और विमेन के अगेंस्ट हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स तो बहुत ही आम है। ये मैप 2011 के चाइल्ड सेक्स रेशियो की एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। जरा इन रेड और ऑरेंज में मार्क्ड एरियाज को देखिए, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में। इन जगहों पर 1000 लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का नंबर 850 से भी नीचे गिर गया है। ये सन प्रेफरेंस का एक डायरेक्ट और आंखों के सामने अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंस है। ओके, तो हमने जेंडर इनइक्वालिटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इनमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है? इसका सबसे अहम जवाब है पॉलिटिकल पावर हासिल करने में। जब तक पावर स्ट्रक्चर्स में डिसीजन मेकिंग में आवाज नहीं होगी, तब तक ये सारे इश्यूज अनसुने ही रहेंगे। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2019 में इंडिया की लोकसभा में विमेन मेंबर्स का शेयर पहली बार 14.36% तक पहुंचा। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये नंबर अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफी नीचे है। इनफैक्ट हम अमेरिकाज और यहाँ तक कि सब सहारन अफ्रीका जैसे रीजन से भी पीछे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? अगर विमेन हमारी आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है? इस गैप को भरने के लिए क्या करना जरूरी है? इसका एक सॉलिड सोल्यूशन है, लीगल रिजर्वेशन। और इसकी जर्नी काफी लंबी रही है। सबसे पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने इसकी डिमांड रखी, फिर पंचायती राज एक्ट के जरिए लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स रिजर्व की गईं, जो एक बड़ी जीत थी। और फिर
दशकों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 2023 में एक लैंडमार्क लॉ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन इंश्योर करेगा। जेंडर की तरह ही रिलीजन भी हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत गहराई से शेप करता है। तो अब हम अपने दूसरे बड़े सोशल डिवीजन पर आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्सचर कब एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। महात्मा गांधी का कहना था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनका मतलब किसी एक रिलीजन से नहीं था, बल्कि उन मॉरल वैल्यूज और एथिक्स से था जो सभी रिलीजन सिखाते हैं। उनके लिए पॉलिटिक्स को रिलीजन से नैतिकता यानी एथिक्स लेनी चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिलीजन का इस्तेमाल एथिक्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बांटने के लिए होता है, और इसी आइडियोलॉजी को कहते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इस सोच पर बेस्ड है कि सिर्फ रिलीजन ही सोशल कम्युनिटी का सबसे बड़ा आधार है, और इसमें पॉलिटिकल फायदे के लिए एक रिलीजियस ग्रुप को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जेंडर और रिलीजन के बाद अब हम आते हैं इंडिया की सबसे यूनिक और डीपली रूटेड सोशल डिवीजन पर, कास्ट। चलिए देखते हैं कि कास्ट सिस्टम हमारी पॉलिटिक्स को आखिर कैसे प्रभावित करता है। देखिए, दूसरी सोसाइटीज से अलग इंडिया का कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन पर बेस्ड था। मतलब जो जिस कास्ट में पैदा हुआ वो वही काम करेगा। इसने एक कास्ट हायरार्की बनाई, एक सीढ़ी जैसी, जिसके कारण अनटचेबिलिटी जैसी एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी जैसे महान लीडर्स के इतने एफर्ट्स के बाद भी कास्ट आज भी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज तक लोगों की पहुंच को प्रभावित करती है। अब आइए देखते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स आखिर काम कैसे करता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स चुनती है ना, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन जरूर देखती हैं। फिर सरकार बनाते वक्त भी अलग अलग कास्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टीज वोट पाने के लिए लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में इलेक्शंस सिर्फ कास्ट पर ही जीते जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, और इसके कई रीजंस हैं। पहला, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती। दूसरा, कोई भी पार्टी एक पूरी कास्ट के सारे वोट्स हासिल नहीं कर पाती। और तीसरा, वोटर्स के लिए लीडरशिप, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और महंगाई जैसे मुद्दे भी तो बहुत मायने रखते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के 3 मेजर सोशल डिविजन्स: जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या की कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। पहला, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा, पेट्रियार्की। तीसरा, सेक्युलर स्टेट, यानी एक ऐसा स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। फिर है कम्युनलिज्म, और आखिर में कास्ट हायरार्की। इन सबको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सोचिए। पहला, पॉलिटिक्स में कास्टिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं? दूसरा, इंडिया में विमेन लाइफ के किन एस्पेक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं? तीसरा, पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कैसे अलग अलग रूप ले सकता है? और चौथा, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा? इन मुद्दों पर सोचना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी बहुत